दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने चैनल पर आलू की स्थिति परिस्थिति और आलू की फसल की बेहतर देखभाल के लिए वैज्ञानिक तरीके से क्या क्या हम प्रयोग करें, क्या क्या प्रयोग नहीं करें और कुछ रासायनिक खादों के लिए, फंगीसाइड्स के लिए प्रयोग करने में क्या क्या हम सावधानियां बरतें, उन सब बातों की जानकारी हम अपने चैनल पर देते हैं। साथ ही आपको मंडी भावों से अपडेट कराते हैं। ये सब जानने के लिए जो नए लोग हैं वो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उसके लिए आप लाल रंग का लिखा रहा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके घंटी के बटन को दबा लें, जिससे जो भी मैं आपके लिए सूचना लेके आऊँ आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पुराने लोग लाइक करते हैं, लाइक करते रहिए। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत आभार। बताएंगे कि आलू में 45 से 50 दिन 60 दिन तक या उसके बाद भी किस तरह से बेहतरीन तरीके से देखभाल की जा सकती है, किस तरह से पोटैटो ट्यूबर्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो आलू में अब सबसे महत्वपूर्ण है कि फसल की किस तरह से देखभाल की जाए। तो हम सभी लोग बेसल डोज देने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बहुत सारे लोग बाद में देते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि डिपेंड अब क्या दे रहे हैं हम, ये डिपेंड करेगा कि हमने पहले क्या दिया है। चूँकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी फसल बेहतरीन बने, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उत्पादकता में भी, गुणवत्ता में भी वृद्धि आए। गुणवत्ता चमक जोरदार हो, साइज अच्छा हो, कोई कहीं रोग न हो, आलू पर किसी तरह का दाग न हो। इन सब बातों का के लिए बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया। उसका कारण क्या होता है, आप स्किप कर देते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा वीडियो पूरी जानकारी ठीक से चाहिए तो आराम से देखिए, मैं साइंटिफिक तरीके से जानकारी दूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ कहना मैं चाहता हूं, कुछ मुंह से निकल जाता है, ये भी होता है दोस्तों। तो अब हम बात सबसे पहले ये करें कि आपने बेसल डोज में यूरिया दिया, नहीं देते ज़्यादातर लोग, लेकिन डीएपी, पोटाश और जो है सल्फर, बोरोन, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें देते हैं। कुछ माइक्रोराजा दे रहे हैं, कुछ और भी बैक्टीरियल खाद भी दे रहे हैं। उन सब के बाद अब बात आती है सिंचाई की। 21वें दिन हम पहली बार सिंचाई करते हैं। अगर पलेवा लगा करके हमने आलू की फसल बोई थी तो 21 दिन बाद सिंचाई करने के बाद उस समय आलू का अंकुरण हो जाता है। उसके बाद अगली सिंचाई 30 से 35 दिन पर की जाती है, 10 या 15 दिन बाद। उसमें हम यूरिया खाद 30 किलो से लेकर के 40-45 किलो प्रति एकड़ की देते हैं पहली बार। उसके साथ ज़्यादातर कुछ भी आवश्यकता नहीं है लगाने की, क्योंकि हमने बेसल डोज में दिया होता है। अगर आपने सल्फर नहीं दिया होता है तो सल्फर इसके साथ आप डाल सकते हो। अगली सिंचाई हम जो है 45 दिन पर करते हैं, 10 या 15 45 से 50 दिन पर। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको वही 25 से 30 किलो यूरिया देना है। यूरिया देने के भी अलग अलग तरीके हैं, आप छिड़काव विधि से दे सकते हैं। ध्यान रहे पत्ते पर ओस न हो और यूरिया डालने के बाद तुरंत ओस न आ रही हो, ऐसे समय पर आप यूरिया को छिड़काव विधि से देंगे। बाकी के जो तरीके हैं आपको मैं बता दूं, कहीं कोई भी दाना आपके सूखा या पड़ा नहीं रहता यूरिया का। ओस से या बहुत ओस मतलब थोड़ी सी भी ओस भी उस पर पड़ती है तो वो पिघल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नाली में ही देंगे या वहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप प्रायोगिक तौर पर देख सकते हैं। हाँ, तने से या उसके डंठल से थोड़ा सा दूरी होनी चाहिए, आधे इंची की दूरी उसकी होगी तो बेहतर रहेगा। टच रहेगा तो वहाँ पर दाग आ सकता है दोस्तों, रोग आने की संभावना रहती है। तो कोशिश ये करें कि दाना थोड़ा सा दूरी पर रहे, उससे पत्ते पर भी न रहे। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में लाभदायक तत्व है सल्फर। सल्फर बैक्टीरिया नाशी भी है, फंगस नाशी भी है और फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। तो यहाँ पर आप जब 35 या 40 दिन पर यूरिया दे रहे हैं तो उसके साथ अगर आप में बेसल डोज में सल्फर नहीं दिया है तो यहाँ सल्फर का बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना। 3 से 6 किलो प्रति एकड़ सल्फर, 90% सल्फर का यूरिया के साथ मिला करके छिड़काव कर दीजिए या डाल दीजिए उस पर। ठीक है साहब। अब आपको मैं स्प्रे करने का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, फेरस सल्फेट 500 ग्राम और यूरिया 1 kg। अगर ये आप जो है घोल करके, अलग अलग घोल करके मिला करके स्प्रे कर देते हैं तो आपको छिड़काव ये स्प्रे कर दीजिए, वो उस तरीके से ना लगाएं। यानी पहले आपने ठीक से डोज दिया है, बेसल डोज में सल्फर दिया है, तो आपको सल्फर वैसे देने की जरूरत नहीं। 5-6 किलो आप इस का प्रयोग कर सकते हो। सल्फर स्प्रे में भी यहाँ पर लगा सकते हैं।
अब दोस्तों बात जिंक सल्फेट की आती है। मैंने आपको पहले कहा था जिंक सल्फेट ZnSO4, उसको देखो DAP के साथ इनमें से कोई भी सल्फेट प्रयोग नहीं होगा। अब आप समझ गए ना, जिंक सल्फेट को सॉलिड फॉर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको करना ही है तो यहाँ पर घोल करके तुरंत आप लगा देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, रखना नहीं है घोल करके। लेकिन फास्फेट का कोई भी खाद आपके इसमें जिंक के साथ नहीं होना चाहिए, या मैं तो यही कहूँगा कि सल्फेट की फॉर्म में कोई भी खाद उसके साथ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको। अब इसके अलावा अगर आप स्प्रे नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं स्प्रे नहीं कर सकता, या स्प्रे में हो सकता है ज़्यादा खर्चा आता है, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे 10 से 15 किलो, फेरस सल्फेट लेंगे 5 से 10 किलो, यूरिया लेंगे 30 से 40 किलो, जिंक सल्फेट इसमें मिला सकते हैं आप 1 से 1.5 किलो, और सल्फर 5 से 6 किलो। इनको तुरंत मिक्स करके तुरंत बिखेरने वाली विधि से आप खेत में दे दीजिए। इसके अलावा आपको इससे ही ट्यूबर की जबरदस्त संख्या में वृद्धि होगी और फसल भी बहुत तेजी से वृद्धि करेगी। ये तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बाकी आप कोई भी किसी तरह का अलग से जायम या वो जिंक वो कुछ भी लाने की डालने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर, या आप सिंचाई करने के बाद जब पैर उस पर नहीं चिपके उस समय भी इसको बिखेर सकते हैं। यानी कि पर्याप्त नमी खेत में होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए इसमें अब एक समस्या और आने की है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो कुछ रोगों का इफेक्ट फसल पर आने लगेगा। जैसे कि अभी बहुत सारे किसानों ने मेरे पास भेजे हैं, फोटो भेजे हैं, तो ज़्यादातर मुझे दिखाई दिया कि जड़ गलन की शिकायत अभी से आने लगी है। तो जड़ गलन की शिकायत के लिए आपको पहले एक तो जिन लोगों ने हो सकता है 62 डोज में यूरिया दे दिया हो तो वहाँ ज़्यादा आती है, धान के खेतों में ज़्यादा आती है, सिंचाई ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा आती है, और गीले खेत में बुवाई कर देते हैं तब ज़्यादा आती है, या हर बार अगर जड़ गलन की समस्या आ रही है तो भी आती है। तो आपको उसके लिए तो फसल चक्र अपनाना होगा, उसके लिए दूसरी विधियाँ हैं। लेकिन चूंकि अब फसल हो चुकी है, अब क्या करें, तो अब मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग बता दिया है। सिस्टेमिक फंगीसाइड का प्रयोग आप कीजिए, थायोफिनाइल कर सकते हैं, थायोफिनेट, और 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ में, और इसको जो है जड़ों में देना है, आपको पानी के साथ घोल के देना है। और स्प्रे कर रहे हैं तो थायोफिनेट मिथाइल का प्रयोग करते हैं, वो 400 ग्राम 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंगोजेब यूज़ कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं बढ़िया तरह से। तो आप कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड जरूर प्रयोग करें जड़ गलन में, और कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जरूरत है, अब क्या होने वाला, अब टेम्परेचर भी आपके अनुकूल होने वाला है, और आलू पटेटो के अंदर ट्यूबर की संख्या बढ़ने वाली है। तो इस समय पर जो देखिए, एक तो होती है, दो तरह की आपको जड़ दिखाई देंगी। एक तो पोषण लेने के लिए जड़ें होती हैं जिनको जड़ कहते हैं आलू की। दूसरा आपको स्टेम, व्हाइट कलर रूट्स दिखाई देंगी अंदर, वो स्टेम है, न वो देखो जड़ नहीं है, वो अवशोषण नहीं कर रही, वहां ट्यूबर बनेगा, वहां वो कलेक्शन कर रही है, वो स्टोर करने के लिए बनी है। ऊपर से फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन बनेगा, और भोजन को कलेक्शन करने का काम वो सफेद जड़ों में ट्यूबर बनते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर जितना अच्छा भोजन बनेगा, जितना बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा, जितने अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, और फॉस्फेट मिलेगा। विशेष तौर से यहाँ पे क्या किसकी जरूरत है दोस्तों, फॉस्फेट की। नाइट्रोजन की जरूरत थी पौधे की बढ़वार के लिए, अब फॉस्फेट की जरूरत है ट्यूबर की संख्या बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर फॉस्फेट उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो फॉस्फेट की पूर्ति के लिए एक तो मैंने पहले बताया, दो मिक्स मत करना सब चीज। एक भाई ने हमने कहा था सब गुड़ गोबर जो है वो अलग स्प्रे है। अब फास्फेट को आप जो है पूर्ति के लिए, एक तो आपने बेसल डोज में दिया था, वो यहाँ तक यूज हो गया या अभी रहता ही है, वो तो लास्ट तक काम करेगा, फिर भी ज्यादा जरूरत है अच्छे रिजल्ट के लिए। यहाँ पर 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP का घोल 24 घंटे पहले घोल करके छान करके स्प्रे किया जा सकता है, सबसे सस्ता तरीका। इसके अलावा आप NPK 1261-0 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। कोई फंगीसाइड नहीं मिलाना है इसमें दोस्तों। फिर आप कहेंगे कि रिजल्ट पर बढ़िया नहीं आए, रिजल्ट बढ़िया आने के लिए आप केवल इसी का स्प्रे करेंगे। अगर इसे नहीं करते हो तो NPK 052-34 का भी स्प्रे कर सकते हो। अब इसमें कौन सा बेहतर रहेगा, इसके लिए अगर आप अर्ली कर रहे हो 45 से 50 दिन पे कर रहे हो तो आप करें 1261-0। अगर आप 50 दिन के बाद कर रहे हो तो आप करें जो है 52-34, 052-34।
क्योंकि वहाँ पोटास की जरूरत ज़्यादा आने लगेगी, क्योंकि 50-55 दिन के बाद पोटास की जरूरत पड़ेगी उसको। तो पोटास 52-34 में है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इस कितना देना है, देखो 60 दिन पर जो है उसकी पोटास की जरूरत आवश्यकता पड़ जाती है। उसके लिए मैं फिर से अलग से वीडियो दूंगा आपको। और इसमें आप मिला सकते हैं बोरोन, 100 से 120 ग्राम हाइड्रेटेड बोरोन आता है घुलनशील, उसको मिला करके स्प्रे कर दें तो बेहतरीन संख्या बनेगी और बेहतरीन पोटैटो बनेंगे दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है आपके जो है पोटास का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है दोस्तों। पोटास की कहाँ जरूरत होती है, जब ट्यूबर्स बन जाते हैं तो ऊपर से भोजन को ला करके और पोटैटो की फॉर्म में उसको स्टोर करने का काम क्या करेगा, पोटास करेगा। तो इसलिए पोटास की भी जरूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2005 मिलीग्राम प्रति 1000 ग्राम पोटैटो स्टार्च में इसकी पोटेशियम होता है। तो इसलिए पोटास की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।